हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड लास्ट चैप्टर है। सेकेंड लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्लास 7 हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्लास 8 हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट महोदयपुरम के बारे में बताया गया है। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, वहाँ था। ठीक, तो महोदयपुरम कहाँ था? जो आज का केरल क्षेत्र है वहीं पे था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके की बोली जाने वाली भाषा थी। तो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा थी वो कौन सी थी? मलयालम थी। आज भी केरल के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, केरल की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? वो मलयालम ही हो जाती है ना। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया था। वस्तुतः इस भाषा का उपयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का सबसे पहले उदाहरण में से एक था। तो अब मलयालम भाषा बोली जाती है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा थी, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा क्षेत्रीय भाषा होती है। लेकिन इसमें विशेष क्या है कि जो महोदयपुरम जो क्षेत्र था, जो चेर राज्य का महोदयपुरम था, जो आज के केरल क्षेत्र में के ही आसपास का क्षेत्र में पड़ता था, वहाँ की विशेष बात ये थी कि किसी क्षेत्रीय भाषा का सरकारी अभिलेखों में प्रयोग होने का पहला ये प्रमाण है, पहला उदाहरण है। किसी सरकारी अभिलेखों में, सरकारी अभिलेखों मतलब कि राजा आदि के जो काम होते थे वह किस भाषा में हो रहे थे? तो पहली ऐसे लैंग्वेज थी क्षेत्रीय जिसमें सरकारी अभिलेख के काम हुए। तो इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण यही हो जाता है। यही इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं सदी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ही ऋणी है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो मलयालम भाषा का जन्म हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें संस्कृत का प्रभाव पूर्णतः देखा जा सकता है। संस्कृत का प्रभाव हम पूर्णतः देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम है। इम्पॉर्टेंट है यह ग्रंथ लीला तिलकम, क्योंकि ये 2 लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया है, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। ये व्याकरण बताया गया है और काव्य के बारे में बताया गया है इसमें। और इसकी लिपि या शैली क्या है? मणि प्रवालम शैली है। इसकी शैली क्या है? मणि प्रवालम शैली है। मणि प्रवाल में मणि आ रहा है और प्रवाल आ रहा है, मतलब कि हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा जो ये दिखा रहा है यहाँ पे, हीरा और मूंगा 2 अलग अलग धातु है ना। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि इसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया गया था, 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, हीरा और मूंगा, जिसमें एक क्षेत्रीय भाषा और एक संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। तो 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, इतना पॉइंट याद करिए। अगला पॉइंट है व्याकरण और काव्य शास्त्र था। इसकी शैली क्या थी? मणि प्रवालम थी। मणि प्रवालम में मणि प्रवाल का अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा। जो हमें यह दिखा रहा है कि मणि प्रवालम शैली का अर्थ होता है कि किसी भी ग्रंथ में 2 भाषाओं का यूज करना, और इसमें जो 2 भाषाएँ थी उसमें पहली संस्कृत थी और एक क्षेत्रीय भाषा थी, जो शायद कौन सी हो सकती है? मलयालम हो सकती है, जो शायद मलयालम ही थी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, जो शायद मलयालम थी। आगे देखते हैं। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगत के नाथ। आपने संधि विच्छेद अगर पढ़ा होगा तो जगत के नाथ ही इसका संधि विच्छेद में आएगा, समास विग्रह में भी आएगा। जगत के नाथ, दुनिया का मालिक जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, जो विष्णु भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। तो आज का जो जगन्नाथ पुरी मंदिर है वह गंग वंश के एक प्रतापी शासक थे अनंत वर्मन, उन्होंने ही बनवाने का निश्चय किया था, उन्होंने ही बनवाया है। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। बाद में क्या हुआ कि उन्हीं के वंश के एक अनंग भीम तृतीय थे, उन्होंने क्या किया कि जो अपना राज्य है वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ को ही अर्पित कर दिया था कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का ही है और मैं भगवान का ही प्रतिनियुक्त हूँ, भगवान का ही सेवक हूँ। कत्थक क्या है? कत्थक एक शास्त्रीय नृत्य है ना, ध्यान रखिएगा। कत्थक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ध्यान रखिएगा, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है।
कत्थक शब्द निकला किससे है? कथा से है। कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। मतलब कहानी का संस्कृत भाषा का शब्द कथा है, उसी से ही कत्थक शब्द निकला है ना। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में, यानी कि उत्तर प्रदेश के मंदिरों में कथा यानी कहने वाले की एक जाति थी। तो कत्थक क्या थी कि जो कथा सुनाने वाले मंदिर में थे उन्हीं की जाति को कत्थक कहा जाता था। ये कथाकार कहानी कैसे सुनाते थे? कथा जो ये भक्ति कथाएं सुनाते थे उसमें थोड़ा सा हाव भाव भाव भंगिमाओं का भी प्रयोग करते थे और संगीत का भी यूज करते थे। तो एक तरीके से बाद में ये धीरे धीरे अलंकृत, इसको करते करते ये बाद में एक नृत्य का रूप ले लिया गया, इसको नृत्य का रूप दे दिया गया। तो ये आज कत्थक माना जाता है। 15वीं शताब्दी तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, तो इसमें राधा कृष्ण की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। तो इसमें राधा कृष्ण की रासलीलाएँ दिखाई जाती हैं। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कत्थक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। आगे चल के यह दो परंपराओं में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। जो घराने भी नाम जिनको कहते हैं, जैसे कि राजस्थान घराना हो गया, और लखनऊ में अवध के अंतिम जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में भी एक जो घराना था, उसमें भी लखनऊ घराना जो था उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि कत्थक फला फूला। ठीक है, तो दो घरानों में बहुत ज़्यादा फला फूला। जयपुर घराना और अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में लखनऊ घराने में भी कत्थक का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्र की परंपरा। लघु चित्र क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, छोटे आकार के चित्र होते हैं, छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिन्हें आमतौर पर जो वाटर कलर्स होते हैं उन पे कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाए। मतलब वाटर कलर से या तो कपड़े पे बनाए जाएंगे या तो कागज़ पे। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्र अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। तो जो प्राचीनतम लघु चित्र थे वो तालपत्र या फिर लकड़ी की तख्तियों पर आदि पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र कौन से हो जाएंगे? जो पश्चिम भारत में पाए गए हैं, वो जैन ग्रंथों को संचित बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें इस पॉइंट को अगर आप नहीं भी याद रखते हैं, इस पूरे पैराग्राफ में केवल एक पॉइंट याद करिए। लघु चित्र क्या होता है कि छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा बस। अब देखते हैं बसोहली शैली क्या थी। ये लघु चित्रकला की एक शैली थी जो हिमालय के तलहटी क्षेत्र में, मतलब हिमालय के जो निचले इलाके होते हैं उन क्षेत्रों में, जैसे कि ये मान लीजिए ये हिमालय के जो बहुत ये है, तो ये जो दून और द्वार वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो नीचे वाले तलहटी क्षेत्र थे, वहाँ की चित्र शैली को बसोहली शैली कहा गया। और भानुदत्त की रसमंजरी जो है उसमें बसोहली शैली का यूज किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। भानुदत्त की जो रसमंजरी बुक है उसमें बसोहली शैली का यूज किया गया है, और बसोहली शैली हिमालय की तलहटी की चित्रपद शैली हो जाएगी। आगे देखते हैं। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली के विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन करने लगे। तो आप खुद ही जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र में युद्ध ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? उसके भी कारण है ना। उसके कारण है क्योंकि वहाँ पे क्या है, उपज के भी पैदावार ज़्यादा होती हैं। तो विभिन्न क्या होती है, जो वहाँ की जो मिट्टी होती है उर्वरता के कारण उसको, और वहाँ पे युद्ध लड़ना भी आसान है। वहाँ की जो क्या कहते हैं उसको क्लाइमेट होता है वो भी उतना हार्श नहीं होता है। तो इसलिए उस हर समय ये चीज़ देखी गई है कि पहाड़ी क्षेत्र के मुकाबले जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे युद्ध आदि ज़्यादा होते हैं। तो जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, जब ईरान का जो एक आक्रमणकारी था नादिर शाह, जब 1739 में आक्रमण किया और दिल्ली पर लूटने लगा, तो जो मुग़ल चित्रकार थे, मुग़ल कलाकार थे, वो क्या सोचे कि मैदानी इलाके में तो अनिश्चितताएँ हमेशा बनी रहेंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि आपको ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है, आपको सुरक्षा अपने आप ही मिल जाती है। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की एक कांगड़ा शैली विकसित हुई। चित्रकारी की कौन सी शैली विकसित हुई? कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी थी। ठीक है, तो कांगड़ा शैली में 18वीं शताब्दी तक क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 1750 के आसपास क्षेत्र तक समय तक एक नई कुछ विकास भी उसमें किया गया, जिसमें क्या क्या थे उसको देख लेते हैं। जिसका प्रेरणा का स्रोत था वैष्णव परंपराएं।
ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग, मतलब कि वैष्णव परंपराओं का यूज करने लगे, ठंडे नीले रंग के हरे रंगों का प्रयोग करने लगे और कोमल रंगों का प्रयोग कर रहे थे। और विषयात्मक काव्यात्मक, ध्यान रखिएगा, काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषताएं बन चुकी थी। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला संस्कृत की श्रेणी और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, जैसे कि मंगल काव्य, जिसका शाब्दिक अर्थ में शुभ यानी मांगलिक काव्य है, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य, जैसे कि गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। तो जो बंगाल का साहित्य है उसे हम दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या है, संस्कृत का ऋणी जो हो जाएंगी, दूसरा जो स्वतंत्र है, जिसमें जो किसी अन्य भाषा की ऋणी नहीं है, बंगाल की ही भाषा की, बंगाली से ही है। तो संस्कृत भाषा के ऋणी जो बंगाली साहित्य, उसमें आ जाएंगे मंगल काव्य और गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य आते हैं। नाथ साहित्य आते हैं जैसे कि मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, ये सब दूसरी श्रेणी में आएंगी, जो स्वतंत्र है, किसी भाषा पर किसी भाषा पर पराधीन ये नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है इसमें बताया गया कि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है। पहली श्रेणी के जो ग्रंथों का काल है वो निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। तो जो संस्कृत की ऋणी साहित्य हैं उनके समय को पता लगाना आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि उसमें उससे संबंधित बहुत सारी पांडुलिपियाँ ऐसी पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि यह 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1550 के बाद, और ये 1750 तक की ही हैं। इसमें ये बहुत जगह हिंट दिया गया है। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती हैं। तो जो लोक कथाएँ होती हैं, परिकथाएँ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में लेजेंड्स भी कहते हैं, तो ये सब क्या होती हैं, ज़्यादा लिखी नहीं जाती हैं, मौखिक रूप से ही क्या करती है, कालखंडों में अपना ट्रेवल करती रहती है, मतलब कि एक आदमी से दूसरे आदमी, और ये ऐसे ही कई हज़ारों सालों तक ऐसे ही सुनाई जाती रहती हैं। तो इसलिए इनका काल निर्णय करना सही नहीं होता है। ठीक है। ये खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। अब हिंट से ही पता चल जा रहा है कि जो दूसरी श्रेणी है वो संस्कृत की ऋणी नहीं है, तो यहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव भी कम ही रहेगा पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में। ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए जो बंगाल के ब्राह्मण थे उसमें कुछ ढील दी गई थी। तो ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आहार में जो स्थानीय आहार था वहाँ मछली खाना इतना लोकप्रिय था कि जो बंगाली ब्राह्मण थे उनको कुछ विशेष छूट दी थी। यह किसमें बताया गया? बृहद्धर्म पुराण में। यह किसमें बताया गया? बृहद्धर्म पुराण में। देख लेते हैं। बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल के रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी गई थी। कुछ खास किस्म की, ध्यान रखिएगा, हर प्रकार की मछली नहीं खा सकते थे, कुछ विशेष ही प्रकार की मछलियाँ वे खा सकते थे। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें क्लासिकल डांस के बारे में आपने देखा, तो देख लेते हैं कितने क्लासिकल डांस ही हैं। देख लेते हैं संगीत नाटक अकादमी ने कितने क्लासिकल डांस चुने हैं, तो 8 हो जाएंगे। कितने? 8 हो जाएंगे। सबसे पुराना भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम केरला का। केरला के कितने हो गए? 2 हो गए। कथक उत्तर प्रदेश का है। सत्रिय असम सबसे नया है। सत्रिय असम सबसे नया है। और मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है। तो एक स्टेट के 2 कौन से हो जाएंगे? केरला के 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। सबसे पुराना भरतनाट्यम या तमिलनाडु का है। ठीक है। यूपी का और उत्तर प्रदेश या जो मध्य भारत है वो कथक हो जाएगा। सबसे नया सत्रिय असम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसी का उड़ीसा, उड़ीसा का उड़ीसी, और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारे क्लासेस और अच्छे ढंग से देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।